नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बुद्ध पूर्णिमा पर आस्थावानों ने काशी के गंगा घाट पर पहुंचकर स्नान कर किया दान पुण्य। डॉक्टरपुर गायत्री नगर स्थित प्रिंटर्स के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। बांग्लादेशी मुस्लिम महिला ने अपनाया सनातन धर्म, गर्भ में मारी गई अपनी बेटी का किया पिंडदान। और मातृ दिवस के मौके पर वीर सपूतों की माताओं का गंगा आरती के जरिए किया गया अभिनंदन। और अब खबरें विस्तार से। बुद्ध पूर्णिमा पर आस्थावानों ने काशी के गंगा घाटों पर पहुंचकर स्नान कर दान पुण्य किया। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि बुद्ध पूर्णिमा पर सोमवार को बाबा विश्वनाथ की नगरी में तथागत बुद्ध की पूजा अर्चना करने के साथ ही हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई और गंगा घाटों पर दान पुण्य किया। पूर्णिमा पर अलसुबह से ही हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए दशाश्वमेध सहित प्रमुख घाटों पर पहुंचने लगे। गंगा घाटों पर स्नान का सिलसिला दिन चढ़ने तक चलता रहा। बदली भरी धूप और हवाओं से गंगा स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं को भी राहत रही। गंगा में स्नानार्थियों की भीड़ देख जल पुलिस के साथ एनडीआरएफ के जवान भी विशेष नौका से गंगा नदी में लगातार चक्रमण करते रहे। गंगा स्नान के बाद मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए भी लोग पहुंचते रहे। क्या पर्व आज जो है बुद्ध पूर्णिमा है। आज के दिन भगवान विष्णु ने नौ अवतार लिया था, इसलिए आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा की ज्यादा मान्यता दी जाती है। और आज के दिन घाटों पर, यहीं पे नहीं हर घाटों पर तीर्थयात्री स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को दाशक्ति, अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, पात्रदान, लोटादान, चांदी दान, सोना दान, समस्त जो दान होता है भगवान विष्णु के नाम से, अपने पितरों के नाम से, अपने परिवार के नाम से ब्राह्मण को दान करते हैं। इसी की आज मान्यता होती है। डॉक्टरपुर गायत्री नगर स्थित प्रिंटर्स के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। वाराणसी डॉक्टरपुर के गायत्री नगर स्थित कोहिनूर प्रिंटर्स की गोदाम में सोमवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने कुछ देर में विकराल रूप ले लिया। गोदाम में रखे गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। तेज धमाके के साथ सिलेंडर फट गया और आग पूरे परिसर में फैल गई। आग की विकरालता देखकर आसपास के लोग जुटे और पुलिस को सूचना दी। जानकारी पाकर पुलिस ने दमकल को बुलाया, जिस पर 4 गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। 1 घंटे की कवायद के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। फैक्ट्री मालिक राजेंद्र रस्तोगी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। लगभग 70 लाख का सामान जलकर राख हो गया, जिसमें 25 लाख का मशीन भी हमारी जल गई है। प्रिंटर्स के यहाँ शादी के कार्ड का ऑर्डर लगा हुआ था। लगी कब आपको पता चला? आग 8:30 बजे लगी हुई थी और हम लोग को 9 बजे तक पता लगा। धुआं जब निकल रहा था तब उसके बाद हम लोग एक्टिव हो गए। हाँ, कितने का सामान था? क्या 70 लाख। क्या चीजें? फिर प्रिंट के पेपर थे सारे। पेपर सब जल गए? सब तो मशीन भी क्षतिग्रस्त? हाँ, कम में 25 लाख की मशीन हमारी है। अच्छा, सिलेंडर कितने थे आपके? वो 3-4 थे, 3 तो फटे थे। 3 फट गए? हाँ। कोई हताहत? ना कोई हताहत। अच्छा, दमकल की कब तक आई? कितने देर में? कम से कम 45 मिनट बाद। 45 मिनट। हाँ। अभी तक 3 गाड़ियाँ आ गई हैं? 4 गाड़ियाँ। 4 गाड़ियाँ। हाँ, काबू पा लिया गया है? हाँ, काबू पा लिया। किस तरह से आग लगी, क्या है? वही शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। कितने सिलेंडर फटे हैं? 2-3 सिलेंडर फटे हैं। 2-3 सिलेंडर। और 4 जो बाहर रखे हैं वो कौन से हैं? वो तो खाली सिलेंडर थे, वही फटे हुए थे। कितने का सामान था अंदर आपका? मतलब नुकसान हुआ है? 60-70 लाख रुपए का। यहाँ क्या क्या था? प्रिंटिंग मशीन थी और क्या क्या था? सारी कार्ड, पेपर रोल था। पेपर रोल। कोई कर्मचारी वगैरह? नहीं, कर्मचारी कोई नहीं। आग की वजह क्या है? हाँ, शॉर्ट सर्किट से आग लगी। देखिए, लगभग 10:05 पर फायर कंट्रोल रूम पे सूचना मिली कि
पेपर रोल का कोई स्टोरेज है जिसमें आग लगी है। तो मौके पे तत्काल हम लोगों ने यहाँ का कंडीशन देखते हुए 4 जो है फायर टेंडर जो है रवाना किए तत्काल। लगभग समझ लीजिए 30 से 35 कर्मचारी हमारे एंगेज हुए और लगभग 1.5 घंटे की फायर फाइटिंग के उपरांत मैं ये कह सकता हूँ कि 99% जो है अभी वर्तमान में आग जो है बुझ चुकी है। 1% वही कूलिंग के लिए जो पोर्शन बचा हुआ है वो हम कर रहे हैं। इन बिटवीन हमने ये देखा कि एलपीजी के जो सिलेंडर्स थे लगभग 4-5 तो अभी पड़े हुए हैं वहीं पे और 4-5 और निकाले गए। तो 8 से 10 हम कह सकते हैं अभी एवरेज, अभी हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, पर 8 से 10 सिलेंडर के अराउंड जो है वो ब्लास्ट हुए। और लेकिन हमारे कर्मचारियों ने जो मेहनत करके पूरा आग को पूर्ण रूप से जो है बुझा दिया। कूलिंग का प्रोसेस जारी है, अभी 10-15 मिनट या आधा घंटा लग सकता है नॉकअप मेकअप। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी आए, अभी तो हमारा प्रथम दृष्टया तो कार्य यही रहता है कि हमें आग बुझाना है। तो ये तो फिर बाद में आकर के एक बार देखा जाएगा, शिनाख्त की जाएगी, जांच की जाएगी कि क्या कारण रहा आग का। बांग्लादेशी मुस्लिम महिला ने सनातन धर्म अपनाया और गर्भ में मारी गई अपनी बेटी का पिंडदान किया। सनातन की जड़ कितनी गहरी है ये समझना उस समय और भी आसान हो गया जब बांग्लादेशी मूल की मुस्लिम महिला अंबिया बानो ने अपने पूर्वजों द्वारा की गई भूल को सुधारते हुए पुनः सनातन धर्म को अख्तियार किया। अंबिया बानो से अंबिया माला बनी। अपने पहले धार्मिक अनुष्ठान में 27 साल पहले गर्भ में मारी गई अपनी बेटी के मोक्ष की कामना के लिए उन्होंने काशी में दशाश्वमेध घाट पर पिंडदान किया। पिंडदान का कर्मकांड काशी के प्रख्यात पुरोहितों के सानिध्य में 5 वैदिक ब्राह्मणों ने संपन्न कराया। पिंडदान का कर्मकांड आरंभ होने से पहले सामाजिक संस्था आगमन के संस्थापक सचिव डॉक्टर संतोष ओझा ने गंगा स्नान कराकर सनातन धर्म को स्वीकारने का आह्वान किया। पंचगव्य ग्रहण कराकर उनकी आत्मशुद्धि कराई। सनातनी बनने के बाद उनका नाम अंबिया बानो से अंबिया माला कर दिया गया। पेट में मारी गई अपनी बेटी की मोक्ष की कामना से वैशाख पूर्णिमा को अपराह्न काल में शांति पाठ के साथ श्राद्ध कर्म की शुरुआत आचार्य पंडित दिनेश शंकर दुबे ने कराया। लंदन में पली बढ़ी 49 वर्षीय अंबिया माला श्रीरामपुर सुनामगंज सिहत बांग्लादेश की मूल निवासी थी। लंदन में उनका विवाह ईसाई धर्म को मानने वाले नेविल से हुआ था। अंबिया से विवाह करने के लिए नेविल ने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था। विवाह के करीब 1 दशक बाद नेविल से उनका तलाक भी मुस्लिम पद्धति के अनुरूप हुआ। अंबिया कहती हैं कि पिछले कुछ वर्षों से उनकी बेटी सपने में आकर उन्हें अपनी मुक्ति की बात करती थी। इसके बाद तमाम संचार मीडिया के माध्यम से काशी के विषय में जाना और सामाजिक संस्था आगमन को सर्च किया और संपर्क साधा। इस अनुष्ठान के बाद अंबिया न सिर्फ खुश हैं बल्कि सनातन धर्म में आने को ये घर वापसी बताती हैं। मैम आपने आज इस्लाम को छोड़ के सनातन में प्रवेश किया, तो सबसे पहले वजह क्या रहा इसका? धीरे धीरे, बहुत लंबा कहानी है। नहीं, छोटी कहानी बताइए। अच्छा, धीरे धीरे हो रहा है। मुझे ये 30 साल से, जब मैं जवान थी, कोई सारी चीज अच्छा नहीं लगा और न्याय नहीं लगा, तो इसलिए मैं हमेशा एक गॉड को मानती थी। तो मुझे नहीं लगा ये ऐसा है, भगवान ऐसा है या अल्लाह ऐसा है। तो मैं अपनी रास्ते में ढूंढ के आई और उसके बाद मेरी अंदर से कोई सारे इंट्यूशन आई है और उससे मैं फॉलो करके, मेरे दिल को फॉलो करके मैं बहुत सारे कल्चर्स को स्टडी किया। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत फ्री फील कर रही हूँ, बहुत शांत फील कर रही हूँ और मुझे लगता है मैं अपनी असली घर में लौट आई, अपनी माँ की गोद में लौट आई हूँ। आपने सनातन स्वीकार करने के बाद सबसे पहले अपने बेटी का सुमिरन किया, याद किया, उसके मोक्ष की कामना की। क्या रहा, ये क्या रहा? तो मेरी कहानी है जो मेरी बेटी की वजह से वो मेरी सपने में आई। हाँ, मैंने काली माँ की विजन भी देखा, तो ऐसे ऐसे मुझे यहाँ पास ले आई, करीब ले आई। तो ऐसे कैसे आप आगमन तक पहुँची? हाँ, मैंने ऑनलाइन आर्टिकल देखा, मैं ढूंढ रही थी और अचानक मिल गया मेरी आंखों के सामने में। एक सपने के बाद उठी
जाग उठी और मैं देखा ऑनलाइन आर्टिकल आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आप क्या कर रहे हैं यहाँ। तो ऐसे देख के ही मुझे इमीडिएटली मालूम हो गया यहाँ में आना पड़ेगा, यहाँ आप सबके साथ मुलाकात होना। में नंबर तो होते नहीं है, कितनी परेशानी होती है? और फेसबुक में ढूंढ रही थी, फेसबुक में बहुत परेशानी से अचानक मिल गया। अचानक जी। तो सबसे बड़ी बात, सनातन में अब आए हैं आप, तो क्या मंदिर भी जाएंगी, गॉड को, भगवान को भी मानेंगी, क्या करेंगी आप? हम तो मानते हमारे सनातन में भगवान हमारे अंदर हमेशा है, वहाँ प्रकृति में है, जहाँ भी देखो भगवान है। और अच्छी तरह से चलना, अच्छी मैनर्स, रिस्पेक्ट, सबके साथ न्याय करना, यही है हमारे धर्म। तो ये तो नेचुरल है, ये तो अंदर से आता है, किसी को कोई सिखाने की जरूरत नहीं। अगर इंसान अच्छा है तो ये नेचुरली है, डिविनिटी अंदर में है। ये आपके घर वापसी कही जा सकती है? जी, मैं तो हमारे घर में लौट आई हूँ, असली घर में, हमारे असली माँ के पास लौट आई हूँ। तो यही तो हमारे घर है, तो वापस ही तो आई हूँ। मातृ दिवस के मौके पर वीर सपूतों की माताओं का अभिनंदन गंगा आरती के जरिए किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच दोनों देशों में सीज फायर पर सहमति बन गई है। हालांकि जारी तनाव के बीच पाकिस्तान के हर हमले का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। देश के इन्हीं वीर सपूतों के वीरता पर पूरे देश को गर्व है। इस बीच धर्मनगरी काशी में मातृ दिवस के मौके पर उन्हीं वीर सपूतों की माताओं का वंदन किया गया। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर सामाजिक संस्था आगमन और गंगोत्री सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में देश के वीर सपूतों को जन्म देने वाली माताओं का अभिनंदन विशेष गंगा आरती के जरिए किया गया। इस मौके पर गंगा आरती से पहले विशेष गंगा पूजन भी हुआ। वीर सैनिकों के माताओं के इस अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान गंगा आरती में धार्मिक और देशभक्ति की बयार एक साथ नजर आई। हाथ में तिरंगा लिए आगमन सामाजिक संस्था के सदस्यों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। गंगोत्री सेवा समिति के दिनेश शंकर दुबे ने कहा कि आज हम सभी भारतीय उन वीर सैनिकों की माताओं के कारण ही सुरक्षित हैं जिनके बेटे सरहद पर तैनात हैं। सामाजिक संस्था आगमन के संस्थापक सचिव डॉक्टर संतोष ओझा ने बताया कि हम सभी उन मातृशक्तियों को अभिनंदन कर रहे हैं जिन्होंने अपने बेटों को इस देश की रक्षा के लिए सीमा पर भेजा है। वो सभी माताएं पूरे देश के लिए पूजनीय हैं। आयोजन में पंडित किशोरी रमन दुबे, पंडित दिनेश शंकर दुबे, मयंक दुबे, राहुल गुप्ता, जादूगर जितेंद्र, किरण, रामबोध सिंह, संजय गुप्ता इत्यादि लोग शामिल रहे। दिनेश भैया, क्या है आज का आयोजन? आज जैसा कि हम सब जानते हैं, आज मातृ दिवस है। तो आज मातृ दिवस के अवसर पे हम आज की आरती, माँ गंगा की आरती व जो पूजन है, हम अपने सेना के वीर माताओं के नाम से समर्पित कर रहे हैं। चाहे वो हमारे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, इन तीनों सेनाओं में जो भी हमारे जवान हैं उनकी माताओं को आज की आरती और आज का पूजन समर्पित है। क्या विशेष होगा इस आरती में? विशेष माँ गंगा से आराधना होगा कि माँ उनकी माताओं को संबल दें और हमारे जवानों को शक्ति दें कि वो दुश्मनों का छक्का छुड़ा सकें। भाजयुमो द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव पर आयोजित युवा टाउन हॉल कार्यक्रम को सुनील बंसल ने संबोधित किया। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं बल्कि राष्ट्रहित में लिया गया फैसला है जिसका परिणाम दूरगामी होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक जो विकसित भारत का सपना देखा है उसके पूर्ण होने में ये व्यवस्था बड़ी भूमिका निभाएगी। सुनील बंसल एक दिवसीय दौरे पर बनारस पहुंचे। उन्होंने सिगरा स्थित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष में भाजयुमो की ओर से एक राष्ट्र एक चुनाव पर आयोजित युवा टाउन हॉल कार्यक्रम को संबोधित किया। सुनील बंसल ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव का मामला जेपीसी के
समक्ष है, जिस पर आगामी दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर जेपीसी की ओर से विभिन्न वर्गों के साथ उनका पक्ष जाना जाएगा। इसी क्रम में युवाओं से एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर मैं केवल ये निवेदन करने आया हूं कि हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बनना चाहिए। बहुत बड़ा भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का बन गया। हमारे इसी काशी में काशी विश्वनाथ बाबा का एक बड़ा भव्य कॉरिडोर बनना चाहिए। उनके दर्शन के लिए आने वाले लाखों लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनके संकल्प को हम सिद्धि के रूप में देखते हैं तो आज उस प्रकार का एक भव्य कॉरिडोर हम सबके सामने है। ऐसे कितने ही मुद्दे हमारे देश के अंदर थे, कितने ही प्रकार की समस्याएं थी। धीरे धीरे उन सभी समस्याओं का समाधान आज हम सबके सामने अलग अलग स्वरूप में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी पिछले दिनों हमने देखा वक्फ के नाम पर जो पूरे देश में हुआ, उसको लेकर भी एक डिबेट हुई और कैसे उस बिल के अंदर एक सुधार करते हुए पूरे देश में एक नए प्रकार का कानून बनाने का काम भी किया है। आज हम सबके सामने एक नया मुद्दा है। जिस मुद्दे की चर्चा मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने भी की है। हम सब जानते हैं कि बार बार चुनाव होने के कारण से कई प्रकार की समस्याएं आज हमारे देश के अंदर आ रही हैं। अगर हम देखें तो पिछले 30 साल से यानी 95 से लेकर ये जो भी 2025 चल रहा है, पिछले 30 साल से भारत में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं। यानी कोई भी एक साल खाली नहीं गया जिस एक वर्ष में कहीं भारत में चुनाव ना हो। ये चुनाव की निरंतरता के कारण से कई प्रकार की जो समस्याएं आई हैं, उन सभी समस्याओं को लेकर देश में एक डिबेट, एक बहस, एक चर्चा शुरू हुई है कि क्या हम अपने देश के चुनाव एक साथ कर सकते हैं क्या। उसी चर्चा और बहस में से आज काशी के अंदर ये युवाओं के साथ एक संवाद का कार्यक्रम भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बुद्ध जयंती पर संगोष्ठी आयोजित हुई। तथागत बुद्ध ने अपने ज्ञान और शिक्षाओं से समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उनके प्रमुख अवदानों में बौद्ध धर्म की स्थापना, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना, नैतिकता और मूल्यों पर जोर देना और सामाजिक सुधार के लिए काम करना शामिल है। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव विश्व भर में देखा गया और आज भी प्रासंगिक है। ये विचार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के श्रमण विद्या संकाय के अंतर्गत बुद्ध जयंती पर्व के पूर्व संध्या एवं राष्ट्र में शांति के लिए आयोजित भारतीय ज्ञान परंपरा में तथागत बुद्ध का अवदान विषय पर केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ के कुलपति प्रोफेसर वांगचुक दोरजे नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किया। कुलपति प्रोफेसर नेगी ने कहा कि बौद्ध दर्शन में चित्त और अचित्त दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो मन और चेतना की प्रकृति को समझने में मदद करती है। बतौर मुख्य वक्ता प्रोफेसर हरिशंकर शुक्ल विभाग अध्यक्ष पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने कहा कि तथागत बुद्ध के प्रमुख अवदान और उनकी शिक्षाओं का प्रभाव तथागत बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की जो अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान पर आधारित है। मंच पर आसीन अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन तथा मां सरस्वती व महात्मा बुद्ध के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। स्वागत और अभिनंदन मंच पर आसीन अतिथियों का माल्यार्पण, अंगवस्त्र ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि वो जो है अभाव है। यदि अभाव होती तो उत्पत्ति कैसे होती, शरीर कहाँ से होता, उंगली कहाँ से होती, शरीर कहाँ से होता, अभाव नहीं है। तो क्या फिर वो भाव है? फिर भाव है तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यदि आप भाव मानते हैं तो उसको परिभाषित आपको करना पड़ेगा, उसको आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो अंतिम अवस्था तो साइलेंस है, मौन की अवस्था है ना। तो इस प्रकार आत्मा जो है अंतिम अवस्था मौन की अवस्था है। चित्त को भी जब हम विश्लेषण करते हैं कि अंतिम, जैसे कि आपने हरिप्रसाद आपने कहा था शुक्ल जी ने कि चित्त चेतसिक के बिना होता नहीं, चेतसिक के बिना चित्त का अस्तित्व होता ही नहीं। उसके ऊपर का और मैं ये भी जोड़ता हूँ, चित्त के अस्तित्व के लिए जो है सूक्ष्म प्राणवायु का भी होना जरूरी होता है। लोहराबीर स्थित गायत्री मंदिर में मां का श्रृंगार उत्सव भजन संध्या के साथ मनाया गया।
लोहराबीर स्थित गायत्री मंदिर में राष्ट्र के सुख समृद्धि शांति की कामना से वैशाख पूर्णिमा को माता गायत्री का श्रृंगार उत्सव भव्य भजन संध्या के साथ किया गया। मंदिर के पुजारी राकेश पांडे ने माता गायत्री का पूजन श्रृंगार किया। भाजपा संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन संचालन में पूर्वांचल के सुविख्यात कलाकारों में भोजपुरी की नायिका लोक गायिका शैल बाला, डॉक्टर अमलेश शुक्ला, स्नेहा अवस्थी, ज्योतिमाही, बाल कलाकार यथार्थ दुबे सहित अनेक कलाकारों ने भजनों से हाजिरी लगाई। कलाकारों के साथ तबले पर पंडित राजेश मिश्रा, ढोलक पर नसीम, कीबोर्ड पर विजय शाह, पैड पर विवेक ने कुशल संगत किया। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे स्टाम्प शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर प्रदीप कुमार पांडे को स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम, पुष्प भेंट करके गीतकार कन्हैया दुबे ने स्वागत अभिनंदन किया। रविंद्र जायसवाल ने मातृ दिवस पर मातृ शक्ति को नमन करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सफल होने में बाबा विश्वनाथ और माता रानी की कृपा विशेष रूप से रही है और काशी के सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेनाओं की अहम, महत्वपूर्ण व सराहनीय भूमिका रही है। राजा तालाब निवासी विघ्नेश जायसवाल ने पड़ोसी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। राजा तालाब निवासी विघ्नेश जायसवाल पुत्र कैलाश प्रसाद जायसवाल ने अपने दादा उमाशंकर व पिता के साथ संयुक्त रूप से अपने आवास पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि सुबह अपनी जमीन में मिट्टी की जांच पड़ताल करते समय पड़ोस के रहने वाले हरीश जायसवाल ने हाथ में पिस्तौल लेकर मौके पर पहुंचकर काम बंद करने की धमकी दी और गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। हाथ में पिस्तौल लेकर मौके पर पहुंचकर गालियां देने की फोटो वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है, जो कि उनके पास उपलब्ध है, जिसके साक्ष्य स्वरूप राजा तालाब थाने पर एक तहरीर दी गई है। उन्होंने कहा कि अब हमारी जान माल को खतरा है, अतः हम प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी तहरीर पर कार्रवाई कर प्राथमिकी दर्ज कर अपराधी पर कार्रवाई हो। वहीं राजा तालाब के एसएचओ से बात करने पर उन्होंने बताया कि इस घटना का संज्ञान लिया जा चुका है और जो भी विधिक कार्रवाई होनी है हो रही है। अभी हम लोगों ने एफआईआर लिखी है। मेरा पीछे जमीन था, थोड़ा मिट्टी उट्टी गड्ढा उड्ढा था, समतल में करवा रहा था, तो उसी टाइम वो 9:30 बजे पिस्टल लेकर आता है। कौन आता है? हरीश जायसवाल, मेरे बड़े पापा का लड़का। 9:30 बजे के टाइम वो पिस्टल लेकर आता है और हमको ऐसे हवा में लहराते हुए दिखाता है और जान से मारने की धमकी देता है। और इसके पहले भी वो कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका। क्या बोल रहा था, क्या धमकी दे? यही कि यहाँ पे मट्टी कोई काम मत करो, मट्टी क्यों करवा रहे हो, किससे पूछ के करवा रहे हो, वो मेरी संपत्ति है, रजिस्ट्री भी है। जब आपके नाम से है तो ये बात आप उनको बताया कि भाई मेरे पता है सर, वो उनको पता ही है। वो जबरदस्ती, उसका बहुत लंबा गैंग भी है, भूमि माफिया, जमीन का काम भी वो करता है। अच्छा, वो जो पिस्टल लहराए हैं तो वो आपके पास कोई सबूत है कि सीसी फुटेज में? सीसी कैमरा में लगा है, पूरा रिकॉर्डिंग है। पुलिस के पास कंप्लेंट किया? 12 नंबर तुरंत डायल किए थे, पुलिस भी आया था। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई अभी तक? पुलिस के द्वारा छानबीन चल रहा है, मगर एफआईआर अभी तक हुआ नहीं। अच्छा, अभी बात हुआ है कि पुलिस बता दी एफआईआर करने जा रही है। अभी बोली है कि कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं आप शासन प्रशासन से? मुझे तो न्याय चाहिए सर, वो हमेशा धमकी देता रहता है।
और वो यहाँ कैमरा है, पकड़ा जा रहा है। अगर मैं कहीं बनारस जाता हूँ काम से, कुछ भी कर सकता है, उसका गैंग लंबा है, कहीं भी हमको मरवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसके पहले भी उनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है क्या? हाँ सर, इसके पहले भी मेरा गांव वाला भी प्रॉपर्टी है, तो वहाँ भी धमकी वो हमेशा देते ही रहते हैं। वो हरीश जायसवाल इसके 1/4 के मालिक हैं। वो अपने मकान अपने हिस्से में बनाकर रह भी रहे हैं। उनका किसी प्रकार का वास्ता सरोकार या कोई लेन देन मेरे साथ नहीं है, लेकिन वह एक भू माफिया डॉन की तरह इतना भयभीत कर रहा है कि ये लोग यहाँ से चाहे बेचकर चले जाएं या यहाँ से चले जाएं परेशान होकर। और इस तरह से कल धमकी देते देते कल उन्होंने पिस्तौल लहराते हुए जो घटना किया है, मैं बहुत ही सहमा हुआ, डरा हुआ हूँ। और प्रशासन के सामने कल का कंप्लेन मेरे इस नाती विघ्नेश जायसवाल ने, जो मौके पर मौजूद था, इसको भी जो गाली गलौज और अभद्र भाषा में इसको व्यवहार किया गया, कंप्लेन किया इसके नाम से, लेकिन आज तक कोई अभी FIR दर्ज नहीं हुई। मैं अपनी सुरक्षा बहुत असहज महसूस कर रहा हूँ। क्या विवाद का कारण आपको सर? विवाद कुछ है ही नहीं। अदालती बंटवारा के लिए मैंने दरखास्त दे रखा है, उसकी सुनवाई चल रही है। और अमीन साहब का 8 तारीख को यहाँ मौके पर आकर मुआयना वगैरह भी कर लिया गया, नाप वगैरह भी कर लिया गया। अगली तारीख पड़ी है शायद 15/7/2025 सीनियर सिटीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला चल भी रहा है, सिर्फ अदालती बंटवारे के लिए। खानदानी बंटवारा हमारा हो चुका है, हम लोग अपनी जगह पर हैं, किसी का विवाद भी नहीं है। सिर्फ वो अपनी दबंगई के बदौलत हमें भयभीत कर रखा है। ये हरीश जायसवाल करीब 9 से 9:30 के बीच में आए थे। नहीं, दिन में सुबह जी। हमारे CC कैमरे फुटेज में सब कुछ उनका आना और जाना दोनों ही सब कुछ कैद है। वो मैं आपको कहिए पेन ड्राइव में दे सकता। नाती को उन्होंने अपने माँ बाप का गाली गलौज, जो कि इस भाषा में मैं नहीं कर सकता। इनके माता पिता को बुलाओ, साले तुम कौन कौन हो, तो सबको बुला लो, एक लाइन से भून देंगे। जी हाँ, पिस्तौल लेकर ढुकते हुए दिख रहा है उसका, पिस्तौल लेकर ढुकते हुए दिख रहा है। फिर वहाँ कमर में वो खोस लेता है, जब बाहर निकलता है तो कमर। भीषण गर्मी से लोगों को राहत दिलाने हेतु शिवसेना द्वारा प्याऊ लगवाया गया। वाराणसी में भीषण गर्मी से लोगों को राहत दिलाने के लिए शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्याऊ लगवाने का कार्य किया। अजय चौबे, शिवसेना राज्य प्रमुख एवं मंडल प्रभारी ने बताया कि अत्यधिक गर्मी में राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। उसी को देखते हुए शिव सैनिकों ने ये निर्णय लिया कि प्याऊ की व्यवस्था की जाएगी और हर जगह प्याऊ की व्यवस्था हम लोगों ने सुचारू रूप से चालू की है। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम लोगों ने प्याऊ का शुभारंभ किया है। ये अत्यधिक गर्मी और चरम सीमा पर गर्मी बढ़ती चली जा रही है और राहगीरों के लिए इधर के अनोला गांव क्षेत्र में कुआं अभी तक जितने कुएं थे वो पट चुके हैं और जो चापाकल है वो खराब हो चुके हैं। जो राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही थी, तो वो चीज़ को देखते हुए शिव सैनिकों ने एक निर्णय लिया है कि प्याऊ की व्यवस्था यहाँ किया जाए और हर जगह प्याऊ की व्यवस्था हम लोगों ने सुचारू रूप से चालू किया गया। आज बुद्ध पूर्णिमा का होने कारणवश, शुभ दिन होने कारणवश हम लोगों ने शुभारंभ किया और इसके कारणवश लोगों को, राहगीरों को बहुत राहत मिल रहा है। कम से कम इनको पानी पीने के लिए एक व्यवस्था सुचारू रूप से बढ़िया और ठंडा पानी मिल रहा है और वो आराम से पानी पी के और आम के पेड़ के छैया में थोड़ा सा खड़ा होकर के फिर वो अपने कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं और उनका आशीर्वाद स्नेह मिल रहा है, जिसके कारणवश हम लोग और उत्साहवर्धन हो रहे हैं। और उसके बाद हम लोग हर जगह पर लगाना आरंभ शुरू कर रहे हैं कि हर जगह ये चीज़ का व्यवस्था बने। जहाँ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक चापाकल और इन चीज़ की व्यवस्था नहीं है, वहाँ प्याऊ की व्यवस्था करें। और दूसरा ये कि नगर निगम और जिला प्रशासन से भी अनुरोध है कि प्याऊ की व्यवस्था, कुआं पर जो अवैध तरीके से लोग कब्जा करके व्यवस्थित बनाए हुए हैं उनको भी कड़ा रुख करके उनकी व्यवस्था बनाया जाए और वहाँ पर चापाकल जो खराब है उनको भी सही बनाया जाए, जिससे राहगीरों को पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से मिल सके और छाया के भी कुछ व्यवस्था रहें, जिससे छाया होकर के वो अपना खड़ा करके अपना स्वास्थ्य सही रख सकें। वाराणसी में भीषण धूप और गर्मी से गंगा घाटों और पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसरा।
काशी के घाट, गलियों और सड़कों पर धूप का असर दिखने लगा है। बनारसवासी तीखी धूप की मार झेलने लगे हैं। घाटों से लेकर पर्यटन स्थलों तक दिन चढ़ते ही सन्नाटा पसर जा रहा है। वहीं काशी में टेम्परेचर अधिकतम 40 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने आगे और भी पारा बढ़ने की संभावना जताई है। गर्मी का असर इतना रहा कि कुछ समय के लिए तो सड़क से लेकर काशी के घाट और प्रमुख जगहों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा नजर आया। लोग धूप से बचने के लिए गन्ने का जूस, नारियल पानी, मैंगो शेक पी रहा है तो कोई पन्ने का सहारा ले रहा है। कृष्ण कुमार उपाध्याय ने बताया कि हम लोगों को जब काम पड़ रहा है और वो भी बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तभी हम घर से बाहर निकल रहे हैं और हम लोगों से अपील भी करेंगे कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। जब निकलें तो भरपेट पानी पीकर निकलें और बाहर गन्ने के जूस, आम के पन्ने का रस पीजिए, जिससे कि इस भीषण गर्मी से आराम और राहत मिले। जिसमें गर्मी जो है 40-42 डिग्री चल रहा है, तो इससे बचने के लिए क्या क्या आप सेवन कर रहे हैं? ज़्यादातर तो घर में रह रहे हैं और जैसे बाहर घूम रहे हैं तो यहाँ वहाँ ज़्यादा इधर उधर का पानी नहीं पीना, ज़्यादा ठंडा वंडा, वरना तबीयत ज़्यादा खराब हो सकता है। बाहर का तो बिल्कुल भी खुला नहीं, टाइफाइड तो बहुत तेज फैल रहा है इसमें। तो पानी वानी पी रहे हैं? हाँ, बिल्कुल गन्ने का जूस या फिर किसी चीज़ का भी जूस चलेगा। हाँ, आम का पन्ना हो गया, ये सब। अच्छा, ये नगर निगम की तरफ से कहीं प्याऊ की व्यवस्था की गई, पानी में कहीं लगा हुआ है? हाँ, सरकारी तो लगा रहता है हर जगह पीने के लिए। अस्सी स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान नरसिंह की जयंती मनाई गई। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि पर भगवान नरसिंह की जयंती मनाई गई। रविवार को लोगों ने भगवान नरसिंह का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। अस्सी के जगन्नाथ मंदिर प्रांगण स्थित नरसिंह भगवान एवं प्रहलाद घाट स्थित श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में श्रृंगार एवं पूजन की परंपरा का निर्वाह किया गया। अस्सी स्थित जगन्नाथ मंदिर है, यहाँ नरसिंह भगवान की विशाल काय मूर्ति का श्रृंगार मंदिर के अर्चक परिवार ने किया। 10 फुट लंबी और करीब 6 फुट चौड़ी इस मूर्ति की प्रतिष्ठा शाहपुरी परिवार ने कराई थी। मंदिर के पुजारी राधेश्याम पांडे ने नरसिंह भगवान का श्रृंगार बेला, गुलाब, कमल, चंपा, चमेली आदि फूलों से किया। उन्हें हलवे का विशेष भोग लगाकर भव्य आरती की। और हम लोग अब जगन्नाथ मंदिर से बहुत दिनों से जुड़े हैं और हर वर्ष जब भगवान नरसिंह की वैशाख शुक्ल चतुर्थी को जन्म जयंती मनाई जाती है तो हम लोग उपस्थित होते हैं। क्या क्या मुख्य रहा? जी, आज मुख्य रूप से भगवान नरसिंह की जन्म जयंती मनाई गई और हमेशा की तरह ही बहुत ही भव्य तरीके से राग भोग के द्वारा महंत परिवार और जो अर्चक परिवार है उनके द्वारा भगवान का श्रृंगार किया गया, जिसमें बेला, गुलाब, चंपा, चमेली, कमल आदि पुष्पों के द्वारा भगवान की भव्य झांकी सजाई गई थी। और यहाँ के मुख्य पुजारी जो महंत हैं राधेश्याम पांडे द्वारा हलवे का विशेष भोग लगा करके भगवान की आरती की गई। खास बात यह रही कि भगवान जगन्नाथ की अति प्राचीन जो विग्रह है उसको भी लोगों के दर्शनार्थ खोला गया था, रखा गया था और तमाम हजारों की संख्या में भक्त आकर के इस पुण्य प्रसाद के भागी बने और लोगों में एक विशेष उत्साह रहता है भगवान नरसिंह की इस जन्म जयंती के अवसर पे। आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या पे लोग आ रहे थे और प्रसाद कीर्तन के पश्चात प्रसाद लेकर के जा रहे हैं और लोगों में अच्छा खासा उत्साह है। और इस विग्रह में आने के बाद एक असीम शांति की प्राप्ति होती है और उस शांति को प्राप्त करने के लिए हर वर्ष इस तिथि को हजारों लोगों का हुजूम यहाँ इस मंदिर प्रांगण में उमड़ता है। मंदिर के विषय में बताएं, ये लगभग कितना पुराना? देखिए, हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर है और जो यहाँ पे मेला लगता है जगन्नाथ मेला के नाम से, जो लक्खी मेलों में शुमार है बनारस में, वो अति प्राचीन काष्ठ की बनी हुई मूर्ति भी भगवान जगन्नाथ की इसी प्रांगण में रखी जाती है। और विशेष करके जगन्नाथ मेले में लोगों के दर्शनार्थ जब भगवान अपनी बहन सुभद्रा और बलराम जी के साथ रथ पे निकलते हैं तो उस मेले की शुरुआत भी यहीं से होती है और वह विग्रह भी यहीं पे स्थापित है। और इसका इतिहास हजारों साल पुराना है और माना जाता है कि उतना ही पुराना है जितना कि जगन्नाथपुरी के जो जगन्नाथ जी हैं उनका इतिहास भी लगभग समान है यहाँ के। नरसिंह भगवान की जयंती देखिए, नरसिंह भगवान की जयंती पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तमाम जो प्रोफेसरगण, बनारस काशी के तमाम वरिष्ठ सम्मानित सदस्यगण और
80 और आसपास के मोहल्ले के जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं, जैसे आपके पद्म विभूषण वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी जी के परिवार के लोग थे, शैलेश त्रिपाठी जी जो हैं 80 के निवासी हैं वो थे, महंत जी के परिवार काशी संकट मोचन मंदिर महंत के महंत हैं जो उनके परिवार के लोग यहाँ सम्मिलित हुए, जगन्नाथ मंदिर के जो पुजारी हैं राधेश्याम पांडे जी वो और अपने परिवार के साथ, और जो मेन मुख्य अर्चक है वो सारे लोग तमाम, ऐसे नाम लेना पड़े तो ऐसा कोई बचा नहीं है जो कि इस जन्म जयंती समारोह में काशी का उपस्थित ना रहा हो। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय स्मारक क्रिकेट टूर्नामेंट का BHU रुइया ग्राउंड में आयोजन होगा। भारत तिब्बत समन्वय संघ और महिला वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित IMS क्रीड़ा परिसर रुइया ग्राउंड में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय स्मारक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन आगामी 15 मई से होना तय हुआ है। कार्यक्रम के पहले दिन ओपनिंग सेरेमनी जो प्रातः 7:30 बजे होनी तय हुई है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मुख्य अतिथि के रूप में आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र, विशिष्ट अतिथि नागेंद्र जी, वरिष्ठ प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ ही शहर के विशिष्ट लोग, खिलाड़ी एवं छात्र उपस्थित होंगे। इस नॉकआउट टूर्नामेंट में 8 टीमें भाग लेंगी। फाइनल मैच क्लोजिंग सेरेमनी आगामी 25 मई को संपन्न होगी। उपरोक्त टूर्नामेंट के आयोजक मंडल में विवेक सोनी, आयोजन अध्यक्ष शशांक अग्रवाल, आयोजन उपाध्यक्ष आशीष अग्रवाल पत्रकार वार्ता में उपस्थित रहे। महिला वाराणसी क्रिकेट टूर्नामेंट की तरफ से वंदना एवं ज्योति मिश्रा ने कार्यक्रम की जानकारी दी। तिब्बत समन्वय संघ के साथ मिलकर हम लोग एक क्रिकेट मैच का आयोजन करवा रहे हैं, जिसमें 8 टीमें भाग लेंगी, जिसमें हमारे ग्रामीण परिवेश और हमारे अगल बगल के बच्चों को बहुत अच्छा मौका मिलने जा रहा है। ये टूर्नामेंट कहाँ पर होगा और कितने दिन के लिए ये BHU के रुइया ग्राउंड में हो रहा है और 8 दिनों तक चलेगा। 15 तारीख से शुरू हो रहा है। जीतने वाली टीमों के लिए आप लोग क्या करेंगे? जीतने वाले टीमों के लिए हम लोग 20,000 नगद राशि का इनाम रखे हैं और उपविजेता के लिए 10,000 रुपये का नगद इनाम है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कौन है? मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री जी हैं, शंकर दयालु जी हैं, और भी जैसे यहाँ के DM हैं, और भी लोग नित्य प्रतिदिन उन लोगों को हम लोग आमंत्रित करते रहेंगे और वो लोग आते रहेंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जो हमारे नए बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, गांव से हैं, अगल बगल से हैं, सबको मौका मिले, वो सब अपनी अपनी टीम बना के आके इसमें खेल में भाग लेंगे। उनका उत्साहवर्धन होगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो आगे के लिए अपना प्रयास जारी रखेंगे। मैडम क्या कह रहे हैं कि कबड्डी, खो-खो, कुश्ती विलुप्त होती जा रही है, इस पर किसी को ध्यान नहीं है? विलुप्त नहीं हो रही है, लेकिन इस तरह का आयोजन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वो लाइमलाइट में नहीं आ रहे हैं बच्चे। विलुप्त तो नहीं हो रहे हैं, बच्चे खेलते हैं, बच्चों का उसमें इंटरेस्ट भी है, लेकिन इस तरह का आयोजन नहीं होने के कारण वो लोग। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। खेल तो खेल है, सभी खेलों का अपना महत्व है। ये प्रेस वार्ता रखी गई है। एक टूर्नामेंट हम लोग महामना मदन मोहन मालवीय टूर्नामेंट कप के नाम से है, जो भारत तिब्बत समन्वय संघ के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। मैम कितने से कितने तारीख तक ये होगा और कितने ओवर का ये मैच होगा? ये 25 ओवर का मैच है और ये 15 तारीख से स्टार्ट होकर 25 को इसका समापन है। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? मुख्य अतिथि के रूप में दयाशंकर मिश्र दयालु जी रहेंगे। और मैम क्या क्या इसमें जो है, जो टीम जीतेगी उनको क्या पुरस्कृत किया जाएगा? उनको उनका जो विनर होंगे उनको 20,000 रुपये की धनराशि दान की जाएगी। इस तरीके का आयोजन करने के पीछे उद्देश्य क्या है सरकार? उद्देश्य यही है कि जो रजिस्टर्ड प्लेयर होते हैं उन्हें तो खेलने को मिल जाता है, लेकिन जो नॉन रजिस्टर्ड प्लेयर हैं, जो छोटे छोटे ग्रामीण शहरों में जगहों पे रहते हैं, जिनको दिल तो करता है कि मैं भी क्रिकेट खेलूं, लेकिन उनके लिए वो मैदान उपलब्ध नहीं हो पाता। इसलिए हम लोगों ने दोनों संस्थाओं ने मिलकर ये कोशिश किया है कि उन बच्चों को भी आगे आने का मौका दें जो कि क्रिकेट खेलना तो चाहते हैं, लेकिन शायद उनके लिए वो जगह अभी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा कौन सा कारण है कि भारतीय खेल बार बार पीछे होता जा रहा है, क्रिकेट पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो कि भारतीय खेल पर ध्यान नहीं दिया जाता?
कुश्ती हुई इसका एक ये भी कारण है कि जो IPL और 2020 मैच हो रहे हैं जिनमें बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पैसे मिल रहे हैं। दूसरे खेल हैं जिसमें कि आप उस हिसाब से बच्चों को पेमेंट आप नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों का अपना भविष्य करियर भी बनाना है। गार्जियन को इस बात का डर लगता है कि हम बच्चों को छोड़ते दें खेलने के लिए, लेकिन हो सकता है उनका आगे भविष्य उसमें ना हो पाए। इसलिए हमें कोशिश करना पड़ेगा कि हर मैच में क्रिकेट की तरह ही एक प्रेरणा देनी पड़ेगी बच्चों को, गार्जियन को सबसे ज्यादा, कि बच्चों को वो आगे खेलने के लिए प्रेरित कर सके। BHU में आद्य पत्रकार देवर्षि नारद जयंती मनाई जाएगी। आगामी 14 मई दिन बुधवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संबोधि सभागार में आद्य पत्रकार देवर्षि नारद जयंती का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। यह जानकारी देते हुए देवर्षि नारद जयंती 2025 की कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर कुमकुम पाठक ने बताया कि विश्व संवाद केंद्र काशी प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आयोजन करता है। उत्तर वैदिक काल यथा रामायण, महाभारत और पुराणों में देवर्षि नारद एक उत्कृष्ट वक्ता, दूरदर्शी विचारक, श्रेष्ठ मध्यस्थ, तत्वज्ञानी महर्षि, श्रेष्ठ संगीतज्ञ और प्रवासी ऋषि के रूप में दिखाई देते हैं। उनके इन्हीं सब गुणों के कारण उन्हें देवर्षि की संज्ञा प्रदान की गई है। लोक कल्याण की दृष्टि से नारद जी सदैव महत्वपूर्ण विषयों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते रहे हैं। समारोह के सह संयोजक डॉक्टर अजय परमार ने बताया कि इन सभी तथ्यों और गुणों को पुनः समाज, मीडियाकर्मी और नई पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए ही ये समारोह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस दिन काशी प्रांत के 7 पत्रकार बंधुओं को सम्मानित भी किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक हितेश शंकर उपस्थित होंगे। देखिए, विश्व संवाद केंद्र पूरे वर्ष भर का देवर्षि नारद को अपना आदर्श मानते हुए और आद्य संवाददाता मानते हुए उनकी जन्म जयंती समारोह को प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की द्वितीया को मनाता है। उन्हीं के जन्म जयंती समारोह का आयोजन इस वर्ष 14 मई को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संबोधि सभागार में आयोजित हो रहा है। हमारे कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर जी हम सबको अपना आशीर्वचन देंगे। तो ये एक बड़े स्तर का कार्यक्रम है और विश्व संवाद केंद्र वर्ष भर में इसे एक बार मनाता है। 2007 से लगातार विश्व संवाद केंद्र इस कार्यक्रम को मनाता चला आ रहा है और नारद जी को आद्य संवाददाता मानते हुए तो वर्तमान समय में जो भी संवाददाता हैं, जो हमारे कुछ मानक बने हुए हैं, उन पर जिन्हें हम हर वर्ष सटीक मानते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। अतिथि के रूप में और कौन से लोग इसमें शामिल? अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में तो हितेश शंकर जी हैं इस कार्यक्रम में, जो मुख्य वक्ता भी हैं हमारे। बिंदा परांजपे जी विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं और सुभाष जी क्षेत्र के प्रचार प्रमुख हैं, वो हमारे कार्यक्रम के दूसरे विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं। जैसे इसमें एक कड़ी और है कि पत्रकारों को सम्मान किया है, तो इस बार कितने पत्रकारों को सम्मान किया है और कितने क्षेत्रों से इनको जो है वो लाया जा रहा है? क्योंकि पत्रकारों का सम्मान पूरे काशी प्रांत से, इसको बंद कर दो, का सम्मान हम पूरे काशी प्रांत से पत्रकार चुनते हैं। एक हमने ग्रामीण अंचल से पत्रकार लिए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए बड़ा मेहनत से पत्रकारिता का काम कर रहे हैं, और एक पत्रकार हमने प्रयागराज से लिए हैं। एक पत्रकार हमने महिला पत्रकार भी ली हैं इसमें, क्योंकि महिलाएं भी अब पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो वो और आगे आकर उत्साहित होकर इस क्षेत्र में काम करें, इसलिए हमने एक महिला पत्रकार का भी चयन किया है। और इस तरह से जो पत्रकार चयन समिति है उसने 7 पत्रकारों का चयन किया है जिन्हें उस दिन सम्मानित होना है। सोशल मीडिया का भी लगाना है, क्या सोशल मीडिया को भी पुरस्कार? सोशल मीडिया में हमने एक यूट्यूबर को लिया है, बाकी क्योंकि यूट्यूबर में जो अपना ऑथेंटिक कोई भी व्यक्ति यूट्यूब चैनल चलाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो। अब जैसे सोशल मीडिया में तो आपका ट्विटर भी आ जाता है, सोशल मीडिया में आपका व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक आ जाता है, तो उसे हमने नहीं लिया है, फिर वहां तो फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। और यूट्यूबर एक लिए हैं इस बार। कितने बजे उद्घाटन कार्यक्रम का 4 बजे है रखा है, तो 4 से 4:10 के बीच मध्य हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और लगभग 2 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो जो उद्घाटन की फॉर्मेलिटीज है उन्हें पूरा करने के बाद हम पत्रकारों को पहले ही सम्मानित कर देंगे, ताकि क्योंकि पत्रकारों का समय बहुत अनमोल है, उन्हें बहुत काम करना होता है, यहाँ से वहाँ दौड़ना होता है, तो उनका हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। हालांकि हमारा आग्रह उनसे रहेगा कि वो बैठ के हमारे कार्यक्रम को सुने, लेकिन व्यस्तता के कारण वो जा भी सकते हैं, तो पत्रकारों का सम्मान हम शुरुआत के आधा घंटे में ही कर देंगे।
तो आप सभी से अनुरोध है कि आप कार्यक्रम में उस दिन जरूर पधारें और मैं कार्यक्रम संयोजिका होने के नाते आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बुद्ध पूर्णिमा पर आस्थावानों ने काशी के गंगा घाट पर पहुंचकर स्नान कर किया दान पुण्य। डॉक्टरपुर गायत्री नगर स्थित प्रिंटर्स के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। बांग्लादेशी मुस्लिम महिला ने अपनाया सनातन धर्म, गर्भ में मारी गई अपनी बेटी का किया पिंडदान। और मातृ दिवस के मौके पर वीर सपूतों की माताओं का गंगा आरती के जरिए किया गया अभिनंदन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।